बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुआज़ रसूल, योर प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने मॉडर्न फिज़िक्स को डिस्कस करना है और इसके सिलसिले में हम लोगों ने कॉम्पिटेंस इफेक्ट से लेकर तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक की डिस्कशन करनी है। सो आइए अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना है वो कॉम्पिटेंस इफेक्ट है या कॉम्पिटेंस स्कैटरिंग है। ये एक्सपेरिमेंट ऑथर होली कॉम्पटन ने परफॉर्म किया था और ऑब्जर्वेशन ली थी जब वो ग्रेफाइट के लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स पे एक्सरेज के फोटोन बम्बार्ड करवा रहा था। कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब भी एक्सरे फोटोन लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन से स्कैटर होता है, टकराता है, तो टकराने की वजह से फोटोन अपनी एनर्जी लॉस कर देता है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में भी कमी आ जाती है और इसका फायदा किसको पहुंचता है, वेवलेंथ को, कि जिसमें इजाफा हो जाता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कॉम्पिटेंस इफेक्ट इज बेसिकली द स्कैटरिंग ऑफ एक्स-रेज फोटोन बाय लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ ग्रेफाइट टारगेट, कि जिसके नतीजे में फोटॉन्स की वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है जबकि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में कमी आ जाती है। EI क्या है, इनिशियल एनर्जी ऑफ द फोटोन और एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। ES क्या है, फाइनल एनर्जी ऑफ द फोटोन या एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन। इसी तरह FI क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। FS क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। लैम्डा I क्या है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। और लैम्डा S क्या है, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने सिंबॉलिक डायग्राम भी बना दिया ताकि आपको इस इफेक्ट को समझने में आसानी हो। ये देखें, ये एक इंसिडेंट फोटोन है जो लैम्डा I वेवलेंथ के साथ चलता हुआ आया, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, से टकरा के थीटा एंगल पे स्कैटर हो गया और अब स्कैटर्ड फोटोन की फाइनल वेवलेंथ आपको क्या दिखाई दे रही है, लैम्डा S, जो कि इनिशियल से आपको ऑफ कोर्स ज्यादा दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब वेवलेंथ क्या होगी, चेंज होगी। वेवलेंथ कितनी चेंज होगी, इसके लिए हम डेल्टा लैम्डा यानी चेंज इन वेवलेंथ निकालेंगे, जो किसके बराबर होगा, लैम्डा फाइनल माइनस लैम्डा इनिशियल, यानी लैम्डा स्कैटर्ड माइनस लैम्डा इंसिडेंट, यानी लैम्डा S माइनस लैम्डा I। और जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये फॉर्मूला आपके सामने आ जाता है। इस फॉर्मूला में H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, कि जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। इसमें m0 क्या है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, बड़ा फेमस रिजल्ट है। और इसमें C क्या है, स्पीड ऑफ फोटोन या स्पीड ऑफ लाइट, विच इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और थीटा क्या है, वो एंगल जिस पे फोटोन टकराने के बाद स्कैटर हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेल्टा लैम्डा बेसिकली क्या है, चेंज इन वेवलेंथ, के वेवलेंथ कितनी चेंज हो गई है। इट इज ऑल्सो नोन एज ए कॉम्पिटेंस शिफ्ट। और इसमें ये जो पैरामीटर है H/m0c, जब मैं इसमें H, m0 और c की ये वैल्यू रिप्लेस करूंगा तो आंसर आएगा 2.42 इंटू 10⁻12 मीटर, एंड दैट इज नोन एज कॉम्पिटेंस वेवलेंथ। अब यहाँ पे MCQ के बेशुमार रिजल्ट निकल सकते हैं। मसलन अगर थीटा यानी स्कैटरिंग एंगल कितना हो जाए 90, तो यहाँ पे क्या आएगा 90 cos 90 क्या होता है 0, 1 माइनस 0 इज 1। कॉम्पिटेंस शिफ्ट और कॉम्पिटेंस वेवलेंथ एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। लेकिन अगर थीटा क्या हो जाए 0, तो जब यहाँ पे क्या आएगा 0, तो cos 0 क्या होता है 1, 1 माइनस 1 का आंसर क्या आएगा 0। तो इस केस में कॉम्पिटेंस शिफ्ट 0 हो जाएगी, यानी 90 डिग्री पे कॉम्पिटेंस शिफ्ट कॉम्पिटेंस वेवलेंथ के इक्वल हो जाती है और 0 डिग्री पे कॉम्पिटेंस शिफ्ट 0 हो जाती है। इसी तरह का कुछ और एंगल्स देखें, तो अगर स्कैटरिंग एंगल कितना हो जाए 180 डिग्री, तो आप सबको पता है कि cos 180 डिग्री कितना होता है -1। तो जब cos 180 डिग्री -1 होगा तो ब्रैकेट वाले फैक्टर में 1 + 1 होके आपके पास 2 का फैक्टर आ जाएगा। इस सिचुएशन में कॉम्पिटेंस शिफ्ट मैक्सिमम हो जाएगी और मैक्सिमम कॉम्पिटेंस शिफ्ट कॉम्पिटेंस वेवलेंथ से डबल होती है। और अगर एंगल क्या हो जाए 60 डिग्री, तो फिर यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। cos 60 क्या होता है 1/2, तो जब 1 में से 1/2 माइनस होगा तो क्या आंसर आएगा, ऑफ कोर्स 1/2। तो इस सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं कि कॉम्पिटेंस शिफ्ट कॉम्पिटेंस वेवलेंथ से हाफ होगी, यानी 180 डिग्री पे कॉम्पिटेंस शिफ्ट मैक्सिमम होके कॉम्पिटेंस वेवलेंथ से डबल हो जाती है और 60 डिग्री पे कॉम्पिटेंस शिफ्ट कॉम्पिटेंस वेवलेंथ का हाफ हो जाती है। नेक्स्ट जो बात हम लोगों ने देखनी है वो पेयर प्रोडक्शन।
जब भी कोई हाई एनर्जी गैमा फोटोन न्यूक्लियस की विसिनिटी या न्यूक्लियस की फील्ड में से क्या करता है, पास करता है, तो वो डिसइंटीग्रेट होके एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल में स्प्लिट हो जाता है। ये जो पार्टिकल है ये इलेक्ट्रॉन है और जो एंटी पार्टिकल है ये क्या कहलाता है, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है कि जिसका चार्ज उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसकी मास वही होती है जो इलेक्ट्रॉन की होती है, यानी 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और उसके एंटी पार्टिकल यानी पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पेयर प्रोटेक्शन की डेफिनेशन यहां पे मैंने लिखी हुई है, द फिनोमिनन इन विच अ गामा रे फोटोन इज चेंज इनटू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड positron in the field in the vicinity of a heavy nucleus. It is also known as a materialization of energy. MCQ पूछा जा सकता है कि पेयर प्रोटेक्शन का दूसरा नाम क्या है, एनर्जी का मटेरियलाइज हो जाना, यानी मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। इस पूरे प्रोसेस के दौरान चार्ज, मास, एनर्जी एंड मोमेंटम ये तमाम क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब जब मैं थोड़ा सा आगे चलूं तो एक इलेक्ट्रॉन या एक पॉजिट्रॉन को पैदा करने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए होती है, 0.51 MeV। तो पेयर पैदा करने के लिए आपको इस एनर्जी का कम से कम क्या चाहिए होगा, डबल चाहिए होगा। और यहाँ पे पेयर प्रोडक्शन की कंडीशन आ जाती है कि पेयर प्रोडक्शन पैदा करने के लिए फोटोन की एनर्जी, गैमा फोटोन की एनर्जी 1.02 MeV के इक्वल या उससे क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ पेयर प्रोटेक्शन इज वेरी सिंपल, E इक्वल्स E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। E क्या है, फोटोन की एनर्जी जो किसके बराबर है, HF। E1 क्या है, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन बनाने में लगी यानी m0c²। E2 क्या है, वो एनर्जी जो पॉजिट्रॉन बनाने में लगी यानी m0c²। तो आप इनको प्लस करके 2m0c² भी लिख सकते हैं। जबकि E3 क्या है, वो बाकी की एनर्जी जो नए बनने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और E4 क्या है, वो बाकी की एनर्जी जो नए बनने वाले पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे आपको हर लिहाज से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करता दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बात हम लोगों ने देखनी है वो है एनाइलेशन या एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन या एनाइलेशन का लफ्जी मतलब होता है तबाही। तो इसका मतलब यहाँ पे मैटर यानी मास एक्चुअली खत्म होकर किस में कन्वर्ट हो रही होगी, एनर्जी में। यही वजह है कि एनिहिलेशन या एनाइलेशन पेयर प्रोटेक्शन का कन्वर्स या इनवर्स प्रोसेस है। इसमें होता है, ये देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कन्वर्स ऑफ पेयर प्रोटेक्शन। इसमें होता क्या है कि जब एक पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो मिलके एक दूसरे को खत्म करके, एनाइलेट करके, तबाह करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दो गैमा रेस फोटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इसकी इक्वेशन कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर क्या बना रहे हैं, दो गैमा फोटोन बना रहे हैं। और ये दोनों फोटॉन्स, ये दोनों नए बनने वाले गैमा फोटॉन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए एक दूसरे से कैसे मूव करेंगे, ऑपोजिट। या मुझे यूं बोलना चाहिए कि नेचर ये डिसाइड करेगी कि दोनों फोटॉन्स बनने के बाद एक दूसरे से ऑपोजिट ही मूव करेंगे ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहे। क्योंकि कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं होता जो बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो ना करता हो। नेक्स्ट जो हमने बात देखनी है वो है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, विक्टर लुई डिब्रॉय या विक्टर लुइस डे ब्रॉगले, उसने पेश किया था कि जिसके मुताबिक अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है कि उसकी मास है m और वो किससे मूव कर रहा है, किसी वेलोसिटी v से, तो मैं इस इक्वेशन की मदद से उस मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की क्या निकाल सकता हूं, वेवलेंथ निकाल सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बुलेट है कि जिसकी मास क्या थी 20 ग्राम, जो किससे मूव कर रही थी 330 मीटर पर सेकंड से। तो अगर मैं इस फॉर्मूला में ये वैल्यू रिप्लेस कर दूं तो इस बुलेट की वेवलेंथ 1 × 10⁻⁻34 मीटर आएगी। दिस लैम्डा और दिस वेवलेंथ इज नोन एज डी ब्रॉय या डी ब्रॉगले वेवलेंथ। और बुलेट के लिए हालांकि इंतहाई छोटी है, ये आपको वेवलेंथ इतनी कम दिखाई दे रही है कि इसको खाली आंख से नोटिस करना या प्रैक्टिकली इसको मेजर करना इम्पॉसिबल है। और यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल का, कि यूनिवर्स में मूव करता हुआ हर पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। लेकिन याद रखिएगा
क्या उसकी वेवलेंथ हमें दिखाई देगी या नहीं देगी, क्या उसकी वेवलेंथ नोटिसेबल होगी कि नहीं होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, पार्टिकल की मास कितनी है। क्योंकि आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रही है। मास जितनी ज्यादा होती जाएगी वेवलेंथ उतनी कम होती जाएगी, नोटिस करना उतना मुश्किल होता जाएगा। मास जितनी कम होती जाएगी वेवलेंथ उतनी ज्यादा होती जाएगी, नोटिस करना उतना आसान होता जाएगा। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स वेव पार्टिकल डुअल नेचर और वेव पार्टिकल डुअलिटी। लेकिन मसला ये है कि डी ब्रॉगली की ये जितनी भी कैलकुलेशंस हैं ये सारी थ्योरेटिकल हैं या हाइपोथेसिस हैं, और थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस या थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस उस वक्त तक लॉ नहीं बनती जब तक आप उनको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर लेते। जैसा कि अभी मैंने बताया कि थ्योरेटिकल असम्पशन उस वक्त तक एप्लीकेबल नहीं होती, उस वक्त तक एक्सेप्टेबल नहीं होती जब तक उसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ना आ जाए। एंड दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस टुवर्ड्स डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ऑपरेटर्स आप लोगों के सामने, एक इलेक्ट्रॉन गन अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवा रही है, एक्सेलरेट करवा के फायर करवा रही है टुवर्ड्स अ निकल क्रिस्टल के, जहां पे वो इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद थीटा एंगल पे आपको कहां पे ऑब्टेन हो रहे हैं, डिटेक्टर्स पे ऑब्टेन हो रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इलेक्ट्रॉन्स के लिए वेवलेंथ की 2 दफा कैलकुलेशंस की गई। पहली दफा कैलकुलेशन की गई थी थ्योरेटिकली बगैर एक्सपेरिमेंट किए हुए, और इलेक्ट्रॉन्स को क्या अस्यूम करके, पार्टिकल्स अस्यूम करके। अब जब पहले इस कैलकुलेशन को डिस्कस कर लें तो आप सबको पता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके बराबर होती है, लैम्डा इक्वल्स h/mv, और यहां से ये फॉर्मूला बन जाता है लैम्डा इक्वल्स h/2m/e/v। अब इसमें h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। e क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम। और v क्या है, वो वोल्टेज जो इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई कर रही है। और जो मशीन उन 2 साइंटिस्ट ने यूज की थी, उस मशीन में इलेक्ट्रॉन गन का वोल्टेज कितना था, 54 वोल्ट। अब जब ये तमाम वैल्यूज h की, m की, e की और v की यहां पर प्लेस की गई तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट टू बी 1.65 × 10⁻10 मीटर। नो ये वेवलेंथ कैलकुलेट की गई है थ्योरेटिकली बगैर एक्सपेरिमेंट किए, और इलेक्ट्रॉन्स को क्या अस्यूम करके, पार्टिकल्स अस्यूम करके। फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। अब ये मैं दूसरी कैलकुलेशंस पे आ रहा हूं, जब हम लैम्डा को दोबारा कैलकुलेट करेंगे। फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, मशीन एक्टिव की गई, और इलेक्ट्रॉन्स को क्या अस्यूम किया गया कि दे आर बेसिकली वेव। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं कि निकल क्रिस्टल पे फॉल करके डायफ्रैक्ट होके कहां पे ऑब्टेन हो रहे हैं, डिटेक्टर पे। एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पता चला कि मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स 65 डिग्री के ग्लांसिंग एंगल पे ऑब्टेन हो रहे हैं। रिमेंबर थीटा इज बेसिकली ग्लांसिंग एंगल। मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स 65 डिग्री पे ऑब्टेन हुए। अब यहां पे हमने इलेक्ट्रॉन्स को क्या अस्यूम किया है, वेव। तो इक्वेशन भी कौन सी लगेगी, कोई वेव वाली। रिमेंबर ये मिलता जुलता आर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है जब आपने क्रिस्टल की एक्सरे से डिफ्रैक्शन करवाई थी। यहां पे क्रिस्टल्स की एक्सरे की बजाय बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिफ्रैक्शन हो रही है। फर्दर फिर वो जुमला बोलने लगा हूं कि अब चूंकि हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या अस्यूम कर रहे हैं, वेव, तो हमें इक्वेशन भी कौन सी लगानी पड़ेगी, कोई वेव इक्वेशन। और इक्वेशन which was chosen was Bragg's equation 2d sin theta equals n lambda। इसमें थीटा क्या है, ग्लांसिंग एंगल, जो कि एक्सपेरिमेंट के दौरान कितना फाइंड हुआ, 65 डिग्री। n क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन या डायफ्रैक्शन which was 1। और d क्या है, निकल के क्रिस्टल्स की इंटरएटॉमिक स्पेसिंग, यानी निकल के क्रिस्टल्स में एटम्स के दरमियान का फासला, जो कि 0.91 × 10⁻10 मीटर है। जब ये तमाम वैल्यूज यहां पर प्लेस की गई तो लैम्डा वाज फाउंड टू बी 1.66 × 10⁻10 मीटर। रिमेंबर पहला रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिकल्स अस्यूम करते हुए आया, दूसरा रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स को वेव अस्यूम करते हुए आया। दोनों रिजल्ट्स एक दूसरे के इक्वल होने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास डुअल नेचर होती है, और यहीं से बकायदा वेव पार्टिकल डुअल नेचर का स्टार्ट हुआ, वेव पार्टिकल डुअल नेचर का आगाज हुआ कि यूनिवर्स में हर चीज की 2 नेचर्स होती हैं। हर वेव की पार्टिकल नेचर भी होती है और हर पार्टिकल की वेव नेचर भी होती है, लेकिन किसी एक वक्त में कोई एक नेचर दूसरी नेचर पे डोमिनेंट होगी। बाज दफा मैथ्स डिसाइड करती है, बाज दफा फिनोमेना डिसाइड करता है। मैथ्स ज्यादा होगी तो वेव नेचर सुप्रेस होती जाएगी और पार्टिकल नेचर प्रोमिनेंट होती जाएगी, और अगर मैथ्स कम होगी तो वाइस वर्सा, यानी
पार्टिकल नेचर सुप्रेस होती जाएगी और वेव नेचर ज्यादा होती जाएगी। बाज दफा फिनोमिना डिसाइड करता है, मतलब वही लाइट होती है जो इंटरफेरेंस के दौरान, डाइफ्रैक्शन के दौरान, रिफ्लेक्शन के दौरान, पोलराइजेशन के दौरान कैसे बिहेव कर रही होती है, लाइक अ वेव। और वही लाइट कॉम्पटन स्कैटरिंग के दौरान, पेयर प्रोडक्शन के दौरान, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान कैसे बिहेव कर रही होती है, लाइक अ पार्टिकल। इसका मतलब यही वेव पार्टिकल डुअल नेचर है कि यूनिवर्स में हर चीज की दो दो नेचर्स होती हैं, लेकिन किसी एक वक्त में कोई एक नेचर प्रोमिनेंट होगी। सवाल पैदा होता है कि हमें इसका फायदा क्या है। तो वेव पार्टिकल डुअल नेचर की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आम माइक्रोस्कोप में हम चीजों को किसकी मदद से देखते हैं, बीम ऑफ विजिबल लाइट की मदद से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम चीजों को किसकी मदद से देखेंगे, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मदद से, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें जो इलेक्ट्रॉन गन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को कितना वोल्टेज सप्लाई कर सकती है, 30,000 वोल्ट से लेकर सेवरल मेगावोल्ट तक का रेजोल्यूशन। एक ऐसी इलेक्ट्रॉन गन की, एक ऐसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो इलेक्ट्रॉन्स को कितने वोल्टेज पे एक्सेलरेट करवा रही है, 50 किलो वोल्ट पे। वो कितनी हो सकती है, 0.5 से लेकर 1 नैनोमीटर तक। जबकि जो आम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होती है उसकी बेस्ट पॉसिबल रेजोल्यूशन आपको 0.2 माइक्रोमीटर तक की मिलती है। यानी अगर मैं इसको आसान अल्फाज में बोलूं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप चीजों को 10⁻⁹ मीटर की डिटेल तक देख सकते हैं, जबकि आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की मदद से चीजों को 10⁻⁶ मीटर की ही डिटेल तक देख सकते हैं। कोई 1000 टाइम बेटर रेजोल्यूशन आपको दिखाई दे रही है। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन आपको बेस्ट पॉसिबल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन से कोई 1000 गुना 1000 टाइम्स ज्यादा दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एक टाइप कहलाती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कि जिसकी मदद से आप 3 डायमेंशनल इमेजेस भी हासिल कर सकते हैं। लास्ट आर्टिकल, उसके बाद कुछ एमसीक्यूज हम देखेंगे, और वह है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वेव पार्टिकल डुअल नेचर का मतलब क्या है कि यूनिवर्स में हर चीज की दो दो नेचर्स होती हैं, लेकिन यूनिवर्स में हर चीज किसी एक वक्त में कोई एक नेचर अडॉप्ट कर रही होगी। यानी या तो वो पार्टिकल नेचर अडॉप्ट कर रही होगी या वो वेव नेचर अडॉप्ट कर रही होगी। और यहीं से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सामने आता है, जिसके मुताबिक आप किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए पोजीशन एंड मोमेंटम इकट्ठे एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। इसका ताल्लुक हमारी लैक ऑफ नॉलेज के साथ नहीं है, जैसे कि मैंने बताया, इसका ताल्लुक किसके साथ है, वेव पार्टिकल डुअल नेचर के साथ है। कैसे, ज्यादा ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे जैसे वेवलेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, जैसे जैसे वेवलेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, पोजीशन मेजर करना आसान होता जाएगा। और जैसे जैसे वेवलेंथ क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी, मोमेंटम मेजर करना आसान होता जाएगा। तो इसका मतलब जब आप शॉर्टर वेवलेंथ यूज कर रहे होंगे तो पार्टिकल की पोजीशन एक्यूरेट आएगी, मोमेंटम नहीं। और जब आप लॉन्गर वेवलेंथ यूज कर रहे होंगे तो पार्टिकल का मोमेंटम एक्यूरेट आएगा, पोजीशन नहीं। और इसका डायरेक्ट ताल्लुक किसके साथ है, वेव पार्टिकल डुअल नेचर के साथ है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वर्नर कार्ल हाइजेनबर्ग जिसने प्रिंसिपल पेश किया था, उसके नाम के पीछे ही जाहिर सी बात है प्रिंसिपल का नाम रखा गया। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म के मुताबिक डेल्टा पी और डेल्टा एक्स का प्रोडक्ट ऑलमोस्ट किसके बराबर होता है, एच के। एक्स मैं पहले ही बता चुका हूं, प्लैंक्स कांस्टेंट है। डेल्टा पी क्या है, किसी पार्टिकल की मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, और डेल्टा एक्स क्या है, किसी पार्टिकल की पोजीशन में अनसर्टेनिटी। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से पोजीशन और मोमेंटम तक महदूद नहीं है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एनर्जी और टाइम तक भी चला जाता है। यानी आप किसी भी पार्टिकल के लिए एनर्जी और उस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम इकट्ठे दोनों एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। या यूं कह लें, आप किसी भी पार्टिकल के लिए टाइम और उस टाइम के दौरान हासिल होने वाली एनर्जी दोनों इकट्ठे एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। यानी डेल्टा ई और डेल्टा टी का प्रोडक्ट भी ऑलमोस्ट किसके बराबर होता है, एच। जबकि डेल्टा ई क्या है, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, और डेल्टा टी क्या है, अनसर्टेनिटी इन दैट टाइम ड्यूरिंग विच द गिवन एनर्जी वाज अब्सॉर्ब्ड और रिजेक्टेड बाय द पार्टिकल। इसकी मोर एक्यूरेट फॉर्म के मुताबिक डेल्टा पी और डेल्टा एक्स या डेल्टा ई और डेल्टा टी के प्रोडक्ट्स एक फैक्टर एच कट एच के ऊपर कट लगा हुआ है, एच कट के या तो इक्वल होते हैं या उससे ज्यादा होता है। और एच कट क्या है, बेसिकली h/2π, जो किसके बराबर होता है 1.05 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। व्हाइट बोर्ड दोबारा शुरू करते हैं।
सो जैसा कि मैंने कहा था कि हम आर्टिकल्स के बाद कुछ एमसीक्यूज लास्ट में देखेंगे ताकि हमें पता चले कि इन टॉपिक्स में से किन किस्म के एमसीक्यूज आते हैं। सो एमसीक्यू से अपना काम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। पहला एमसीक्यू देखिएगा, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन बोथ आर मूविंग विद द सेम मोमेंटम। दोनों का मोमेंटम क्या है? सेम है। रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज। आप सबको पता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है? लैम्डा इक्वल्स एच ओवर एम वी, और एम वी किसके बराबर होता है? मोमेंटम के। तो इसका मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके बराबर होगी? लैम्डा इक्वल्स एच ओवर पी। तो एच क्या है? कांस्टेंट। और इस एमसीक्यू में दोनों पार्टिकल्स का मोमेंटम भी क्या है? कांस्टेंट। तो इसका क्या मतलब होगा? एच ओवर पी इज कांस्टेंट। इसका क्या मतलब होगा कि दोनों पार्टिकल्स के लिए H और P की रेशो सेम है, यानी दोनों पार्टिकल्स के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है? सेम है। तो अगर दोनों पार्टिकल्स के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है तो दोनों पार्टिकल्स के लिए सेम मैग्नीट्यूड वाली डी ब्रॉगली वेवलेंथ की रेशो क्या आएगी? अल्फा 1:1। इनफैक्ट ये पर्टिकुलर रूल सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये रूल तमाम उन पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है। ये एमसीक्यू तमाम उन पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है कि जो सेम मोमेंटम से मूव कर रहे होंगे। यानी अगर कोई से 2, 3 या 4 पार्टिकल्स का मोमेंटम क्या हो जाए? सेम हो जाए, यानी एम और वी का प्रोडक्ट क्या हो जाए? सेम हो जाए, तो उन तमाम पार्टिकल्स की डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। और फिर अगर आप उनमें से कोई से 2 पार्टिकल्स की डी ब्रॉगली वेवलेंथ की क्या लेंगे? रेशो लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। तो ये रूल सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तमाम उन पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है। ये एमसीक्यू तमाम उन पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है विच आर मूविंग विद द सेम मोमेंटम। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल। इससे पहले सेम मोमेंटम था, अब सेम पोटेंशियल है। इफ देयर masses आर me and mp respectively, then ratio of their de Broglie's wavelength is। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा कि de Broglie wavelength का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इक्वल्स h ओवर स्क्वायर रूट 2 m ev भी लिखा जा सकता है और qv भी लिखा जा सकता है। नो h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 into 10⁻34 जूल सेकंड अ कांस्टेंट। m क्या है? दोनों पार्टिकल्स की मैसेस, इलेक्ट्रॉन की मैस या प्रोटॉन की मैस। क्यू क्या है? दोनों पार्टिकल्स पे चार्ज। अब समझने वाली बात है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, दोनों की मैसेज में जमीन आसमान का फर्क होता है, लेकिन दोनों पे चार्जेस बिल्कुल सेम होते हैं। इसका मतलब क्या होगा? H कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट और Q यानी चार्ज भी दोनों पार्टिकल्स के लिए कांस्टेंट। और सवाल में उसने क्या कहा हुआ है? सेम पोटेंशियल यानी सेम वोल्टेज। इसका मतलब V भी क्या है? कांस्टेंट। तो जब मैं कांस्टेंट्स पे टिक कर दूं, H कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, M कांस्टेंट, Q कांस्टेंट और वोल्टेज कांस्टेंट, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब बड़ा सिंपल है, de Broglie wavelength is inversely proportional to square root of mass। तो यहां से अगर मैं रेशियो निकालूं तो पहले किसका जिक्र हुआ एमसीक्यू में? इलेक्ट्रॉन का। फिर किसका जिक्र हुआ एमसीक्यू में? प्रोटॉन का। तो रेशियो क्या निकलेगी? लैम्डा ई ओवर लैम्डा पी, और चूंकि लैम्डा अपनी मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा ई ओवर लैम्डा पी कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट एम पी ओवर एम ई। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमने देखना वो देखें, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल बोथ आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम वोल्टेज। रेशियो ऑफ द de Broglie wavelength is। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, आप सबको पता है कि प्रोटॉन का मतलब होता है 1p1 और अल्फा का मतलब होता है 2he4। अल्फा इज बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई। अब यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि प्रोटॉन का चार्ज नंबर क्या है? 1 और प्रोटॉन का मास नंबर भी क्या है? 1। जबकि अल्फा यानी हीलियम का चार्ज नंबर क्या है? 2 और मास नंबर क्या है? 4। यानी अल्फा का चार्ज प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन से ट्वाइस होता है, 2 गुना ज्यादा होता है। बट अल्फा की मास प्रोटॉन से या न्यूट्रॉन से 4 गुना ज्यादा होती है। मैं फिर बोल रहा हूं, अल्फा पे चार्ज प्रोटॉन से या इलेक्ट्रॉन से ट्वाइस होता है,
लेकिन अल्फा की मास प्रोटॉन की मास या न्यूट्रॉन की मास से 4 गुना ज्यादा होती है, 4 टाइम्स ज्यादा होती है। अब आगे चलते हैं। लैम्डा इक्वल्स h ओवर स्क्वायर रूट 2m क्यू वी। अब मैं फिर जरा कॉन्स्टेंट्स को जरा साइड लाइन पे कर देता हूं। h प्लैंक्स कांस्टेंट इज द कांस्टेंट, 2 इज द कांस्टेंट, और एमसीक्यू के मुताबिक दोनों पार्टिकल्स पे वोल्टेज भी सेम अप्लाई हुआ है। तो यहां से क्या मतलब हुआ, यहां से मतलब हुआ लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट m n q, यानी लैम्डा मास और चार्ज के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां से रेशियो निकालें। एमसीक्यू में पहले किसका जिक्र हुआ है, प्रोटॉन का, और बाद में किसका जिक्र हुआ है, अल्फा का। तो रेशियो यहां से क्या बनेगी, लैम्डा प्रोटॉन ओवर लैम्डा अल्फा इक्वल स्क्वायर रूट m अल्फा क्यू अल्फा ओवर m प्रोटॉन क्यू प्रोटॉन। और अब इनके आप सिंपली एटॉमिक नंबर्स और मास नंबर्स रिप्लेस कर दें, एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। अल्फा की मास या अल्फा का मास नंबर 4, अल्फा पे चार्ज या अल्फा का चार्ज नंबर 2, प्रोटॉन के लिए सारी चीजें 1, ये 4 स्क्वायर रूट से कहाँ आ जाएगा, बाहर। सो दिस कम्स आउट टू बी 2 स्क्वायर रूट 2 रेशो 1, यानी आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, 40। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। अ प्रोटॉन and an alpha particle both are moving with same kinetic energy, ratio of their de Broglie wavelength is। तो दोनों एमसीक्यू में फर्क सिर्फ किसका है, एक लफ्ज का। यहां पे सेम वोल्टेज था, यहां पे सेम काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन आप देखेंगे इससे आंसर चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला वही, लैम्डा इक्वल्स h ओवर स्क्वायर रूट 2m, और आप देख सकते हैं मैंने क्या नहीं लिखा अभी तक, QV। और याद रखिएगा कि QV काइनेटिक एनर्जी के बराबर होते हैं। तो ये फॉर्मूला इसमें चेंज हो गया। अब फिर हमें कांस्टेंट्स को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। h कांस्टेंट 2 कांस्टेंट, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो अ कांस्टेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास इन दिस पर्टिकुलर केस। तो यहां से रेशियो निकाल लें। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट m का मतलब क्या है, लैम्डा अगेन पहले जिक्र किसका हुआ, प्रोटॉन का, लैम्डा प्रोटॉन ओवर लैम्डा अल्फा इक्वल्स स्क्वायर रूट m अल्फा ओवर m प्रोटॉन। और अब आप सिंपली इनके मास नंबर रिप्लेस कर दें। व्हाट इज मास नंबर ऑफ अल्फा 4, व्हाट इज मास नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, लैम्डा प्रोटॉन ओवर लैम्डा अल्फा इज 2 रेशियो 1, यानी आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, डेल्टा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। अगेन आप देखिए मैं तरतीब के साथ तीनों एमसीक्यू मिलते जुलते यहां पे लिख दिए हैं। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल बोथ आर मूविंग विद सेम वेलोसिटीज। तो तीसरा बिल्कुल वैसा एमसीक्यू, लेकिन पहले केस में सेम वोल्टेज, दूसरे केस में सेम काइनेटिक एनर्जी, तीसरे केस में सेम वेलोसिटीज। आप देखें एक एक वर्ड चेंज होने से आंसर चेंज होता जा रहा है। रेशियो ऑफ द de Broglie wavelength is लैम्डा इक्वल्स h ओवर mv। और इसका क्या मतलब है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यहां से रेशियो निकालें। अगेन एमसीक्यू में पहले किसका जिक्र है, प्रोटॉन का, तो लैम्डा प्रोटॉन ओवर लैम्डा अल्फा इक्वल्स मास अल्फा ओवर मास प्रोटॉन, दैट इज 4 रेशियो 1। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, 40। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। इफ अल्फा पार्टिकल, electron, proton and neutron all have same energies, which one will have shortest wavelength? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, लैम्डा इक्वल्स h ओवर स्क्वायर रूट 2m QV, और मैंने अभी लिखा भी था कि QV क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी। ये क्या शो कर रहा है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ mass। वजह h कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट। इसका मतलब अब लैम्डा मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब किसकी de Broglie वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होगी, सबसे कम होगी, जिसकी मास सबसे ज्यादा होगी। एंड अमंग द गिवन पार्टिकल्स द मोस्ट मैसिव वन इज अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा की मास सबसे ज्यादा होगी, तो अल्फा की de Broglie वेवलेंथ सबसे
कम होगी। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा, यानी अल्फा पार्टिकल। आज के लिए लास्ट एमसीक्यू जिस पे हमने अपनी बात को क्या करना है, वाइंड अप करना है, वो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। फॉर अ बॉल ऑफ मास m थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी v, द de Broglie wavelength at हाईएस्ट पॉइंट इज। आपके पास एक बॉल है, उसकी मास क्या है? स्मॉल m। आपने उसको ऊपर की तरफ फेंका विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ v। बताएं हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वेवलेंथ क्या होगी? तो बेसिक मैकेनिक्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब आप किसी चीज को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाती जाती है उसकी वेलोसिटी क्या होती है? कम होती जाती है। और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के वो बॉल या वो ऑब्जेक्ट जिस भी चीज को आपने फेंका है थोड़ी देर के लिए क्या कर जाती है? रुक जाती है। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज 0। और आप सबको पता है डी ब्रॉगले वेवलेंथ क्या होती है? लैम्डा इक्वल्स h ओवर mb। h प्लैंक्स कांस्टेंट, mass of the object, mass of the ball, highest point पे velocity 0 and something over 0 is always infinity। आपके इस MCQ का आंसर क्या आएगा? infinity। और याद रखिएगा MCQ विद इन MCQ, infinity का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब जब आप किसी चीज को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेवलेंथ इन्फिनिटी हो जाती है, यानी मैक्सिमम हो जाती है। अच्छा, अब इसका एक और मतलब भी हो सकता है कि जब आप किसी चीज को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो इनिशियल पॉइंट पे जहां से वो चीज ऊपर की तरफ लॉन्च हुई है वहां पे वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। तो de Broglie वेवलेंथ क्या हो जाएगी? मिनिमम। यानी इनिशियल या लॉन्चिंग पॉइंट पे de Broglie वेवलेंथ मिनिमम होती है और हाईएस्ट पॉइंट पे जहां पे जाके वो चीज थोड़ी देर के लिए रुकती है वहां पे de Broglie वेवलेंथ मैक्सिमम होके कितनी हो जाती है? इन्फिनिटी हो जाती है। होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।